हेलो गाइस एंड वेलकम टू शेडी गो स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए पैरानॉर्मल और क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बच्चों से खास करके कहना चाहता हूं कि वो इस वीडियो से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल रियल है और इसमें बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होती हैं। मतलब एक इंसान जो इमेजिन भी नहीं कर सकता वहाँ वहाँ तक चीज़ जाती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ बच्चे इसको ना देखें। ये कहानी मेरे गाँव की ही है और इसे मैं बचपन से सुनते आया हूँ। मेरे गांव के एक एक बंदे, मतलब सबको ये कहानी पता है। इवन आज भी अगर मैं गांव चला जाता हूँ तो ये कहानी फेमस है, मैं सुनता रहता हूँ और मेरी मम्मी भी मुझे बताया करती थी। सो वही कहानी मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आई होप आप इसको पसंद करें। बात करीब 2001 की है। काफ़ी धूमधाम से मेरी चाची की नई नई शादी हुई थी। शादी होकर अब वो अपने नए घर में आ चुकी थी। तो वो बताती है कि उनके हस्बैंड का जो घर था उसके ठीक सामने एक आंगन था, और आंगन के ही ठीक सामने के साइड एक और घर था जिसमें दूसरी फैमिली रहती थी। तो मेरी चाची की फैमिली और वो दूसरी सामने वाली फैमिली दोनों एक ही आंगन इस्तेमाल करते थे। तो अब जब आमने सामने घर है, एक आंगन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक घर जैसा ही हो जाता है। आमने सामने घर में क्या हो रहा है ये सब आपको पता होता है। अब चाची के घर के सामने जो फैमिली रहती थी वो 5 लोग थे, जिनमें से 2 तो माँ बाप थे जो कि करीब 40-50 साल के थे, और उनके 2 बेटे थे और एक बेटी। अब जो उस घर का बड़ा बेटा था उसका नाम था रोहित। वो तब करीब 27-28 साल के थे, और जो छोटा बेटा था उसका नाम नितिन था। वो ना तो कुछ काम करता था ना स्कूल जाया करता था। दिन भर बस आवारागर्दी में सिगरेट गुटके में अपना टाइम वेस्ट करता रहता था। जो बड़ा बेटा रोहित था वही अकेला कमाने वाला था, जो कमाकर अपने माँ बाप, छोटे भाई बहन सबका पेट भरता था। रोहित की गांव से थोड़े 3-4 किलोमीटर दूर थोड़ी ज़्यादा आबादी वाली जगह पे एक कैसेट टेप की दुकान हुआ करती थी। पुराने लोग जो होंगे उन्हें पता होगा कैसेट टेप के बारे में। उसमें रील भरी होती थी जिसे रेडियो में लगाकर अपना गाने वाने सुनते थे पहले के लोग। तो उसका डेली का यही काम था। अपने दुकान से सुबह 7 बजे ही निकल जाता, शाम को 8-9 बजे तक दुकान बंद करके वापस गांव में अपने घर पे आ जाता था। अब यहाँ क्या था ना, पहले गांव में काफ़ी कम लोग होते थे और उससे भी कम लोग गांव के बाहर दुकान वगैरह करते थे। बाकी गांव के सारे ही लोग या तो खेती बाड़ी करते थे या गांव के अंदर ही उनकी छोटी मोटी दुकान होती थी। रोहित अकेला गांव का ऐसा बंदा था जिसकी गांव से बाहर बाजार के साइड थोड़ी ज़्यादा आबादी वाले एरिया में दुकान थी। तो ऐसे ही हर आम रात की तरह एक रात रोहित काम पे से 9 बजे घर लौटता है, लेकिन इस बार खूब नाचते गाते। लोग सब भी उसे ऐसा करते हुए देखते हैं और मन में ही सोचते हैं कि लगता है रोहित नशा वगैरह करके आया है। और रात का 9 बज ही चुका था। पुराने टाइम का गांव का 9 बजना बहुत होता था, तो सब लोग अपना सोने चले जाते हैं। लेकिन उसी रात करीब 2 बजे रोहित के घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, और इधर मेरी चाची लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर में कोई एकदम कुत्ते जैसा गुर्रा रहा है। जब चाची के हस्बैंड खिड़की से बाहर देखते हैं तो आंगन तो एकदम साफ, आंगन में कोई था ही नहीं। तब उन्हें समझता है कि भाई ये आवाज़ तो सामने वाले घर से आ रही है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उन लोगों का घर चाची के घर से बिल्कुल सामने ही था, तो चाची के हस्बैंड रात को ही उठ के दरवाज़ा खोलते हैं, लालटेन लेकर बाहर जाकर देखते हैं कि क्या हो गया। और जब वो रोहित के घर जाते हैं तो देखते हैं कि रोहित दर्द में चिल्ला रहा है। अब जैसे ही वो शाम को नाचते गाते घर आया था तो उसके ही घर वाले और सबको भी लगा था कि रोहित शायद नशा वगैरह करके आया है। उससे उसकी तबीयत खराब हो गई होगी, शायद पेट वेट में दर्द उठ गया होगा जिससे वो तड़प रहा होगा। यही सब लोग सोचते हैं, और वो रात जैसे तैसे बीत जाती है और अगले 1-2 दिन फिर सब शांत रहता है। जब रोहित खुद देखता है कि उसकी तबीयत ठीक होने लगी है तो वापस 1-2 दिन बाद रोहित दुकान जाना चालू कर देता है। पहले दिन जाता है सब ठीक रहता है, दूसरे दिन जाता है फिर वापस ही नहीं आता है। अब हर दिन मैक्स टू मैक्स रोहित रात के 10 बजे तक गांव में पहुंच जाता था। जब उस रात रोहित घर नहीं आता है तो 12 बजे चाची के घर पे रोहित के माँ बाप और उसकी छोटी बहन आते हैं कि आज तो रोहित भाई घर पे आए ही नहीं। अब रात के 12 बजे हैं और गांव में घना अंधेरा होता है। ढूंढने वाला तो कोई था ही नहीं, लेकिन फिर भी चाची के हस्बैंड
और रोहित का छोटा भाई और रोहित के पापा लालटेन और प्लास्टिक के टॉर्च लेकर निकलते हैं। खैर ये लोग भी रात को कहाँ ढूंढते, दुकान तो रोहित की 3-4 किलोमीटर दूर होती है, तो ये लोग भी बस ऐसे ही 1-आधा किलोमीटर जाकर वापस आ जाते हैं कि छोड़ो क्या पता रोहित किसी दोस्त के यहाँ चला गया होगा या दुकान पे ही सो गया होगा, सुबह होगी तो आ जाएगा। यही सब सोचकर वो लोग वापस घर आ जाते हैं। अब सुबह हो जाती है और सुबह के 9 बज जाते हैं, लेकिन रोहित घर पे नहीं आता। फिर बहुत खोजबीन करने के बाद दिन के करीब 3 बजे वो गांव के खेत में पड़ा हुआ मिलता है। उसके बॉडी पे बस अंडर पैंट पहने हुआ था और उसकी पूरी बॉडी पे इंसानों की टॉयलेट लगी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी पूरी बॉडी को टॉयलेट में मसल दिया हो। खैर लोग सब उसको उठाकर घर लाते हैं। अब यहाँ से सारा खेल चालू होता है। जिस बंदे का काम ये होता था कि डेली सुबह दुकान जाना, घर वालों के लिए कमा के लाना, अब वही बंदा दिन दिन भर घर पर रहता है। खाना तो खाता ही नहीं था और अगर खाने बैठ गया तो 15-20 रोटियां एक साथ खा जाता था। रात को वैसे ही चीखने की आवाज़ आने लगती है। रोहित डेली रात को चीखने लगता है और दीवार की तरफ इशारा करके बस एक ही बात बोलता है कि ये लोग मुझे यहाँ से ले जाएंगे। लोग सब उससे पूछते थे कौन ले जाएगा, क्या हो गया, लेकिन रोहित के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। बस दीवार की तरफ इशारा करके एक ही बात कहता था कि ये लोग मुझे यहाँ से ले जाएंगे। उसके घर वाले और लोग सब भी परेशान हो गए कि भाई बंदा पागल होने लगा है या फिर कुछ ऊपरी चक्कर है। लेकिन गांव में ऐसा कोई था नहीं जो भूत भगाए या फिर कुछ ऊपरी चक्कर का इलाज करे। कुछ दिन और बीत जाने के बाद रोहित के घर वाले बाहर से किसी अघोरी को ढूंढ कर लेकर आए। पहले तो वो अघोरी घर में आकर खूब तमाशा किया, फिर बोलता है कि तुम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। अगर ये सब बिल्कुल ख़त्म करवाना है ना, तो तुम्हें एक जानवर की बलि देनी होगी। बस एक मुर्गा लेना होगा और जो गांव का शमशान घाट है वहाँ जाकर उस मुर्गे को किसी नई चिता के ऊपर काटना होगा और काट कर उस मुर्गे को चिता के ऊपर फेंक कर वापस लौटाना। और ये काम रात के 12 से 1 बजे के बीच करना होगा। इतना बताकर वो अघोरी रोहित के घर वालों से पैसे लेता है और पैसे भी ये अच्छे खासे लेता है। खैर इन्होंने उस अघोरी को पैसे वैसे दिए और अब रोहित के घर वाले लोग रोज़ इंतज़ार देखते थे कि कब शमशान में कोई लाश आए। फिर कहीं 4-5 दिन बाद एक लाश जलने को आती है। जब लाश को जलाकर उसकी राख वगैरह इकट्ठा करके हटा दी जाती है, फिर भी वहाँ पे थोड़ी बहुत राख रह ही जाती है। तो अब इसी इंतज़ार में था ही नितिन। वो अपने दोस्तों को साथ में लेता है और शमशान में अकेला अंदर जाकर चिता के ऊपर मुर्गा काट देता है। इधर नितिन शमशान में अपने भाई रोहित को बचाने के लिए अघोरी की बात मानकर ये सब हरकतें कर रहा है, लेकिन उधर रोहित की भी घर में हालत ख़राब होने लगती है। जो बंदा घर के अंदर बंद था उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो दरवाज़ा तोड़ देता है। रोहित अंदर से खूब लात घुसे दरवाजे पे मारता है और आखिर में दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकल ही आता है। उधर नितिन शमशान घाट में मुर्गा फेंक कर दोस्तों के साथ वापस घर आ ही रहा होता है कि तभी बीच रास्ते में देखता है कि रोहित सामने से भागा भागा शमशान की तरफ जा रहा है। रोहित वहीं चिता पर पहुंचता है जहां पर नितिन ने मुर्गा फेंका था। अपने भाई को इधर आता देख नितिन भी दोस्तों के साथ पीछे पीछे रोहित को आवाज़ लगाते हुए वापस शमशान की तरफ आता है। वहां पर जाकर नितिन बाहर से ही अपने भाई को आवाज़ लगाने लगता है। बाहर से नितिन और उसके दोस्त लोग क्या देखते हैं कि रोहित वहां पर पहुंचकर वहां पर की ही राख उठाकर, मतलब जो बची खुची राख होती है, उसको उठाकर खाने लगता है। अब ये देखकर उसके छोटे भाई और उसके दोस्त लोग की भी हालत ख़राब हो जाती है। नितिन और उसके दोस्त लोग फिर भागकर घर आते हैं। मतलब जाहिर सी बात है भाई, तुम कितना भी हिम्मत वाले हो, 12-1 बजे रात में अगर अपने भाई को ही देखोगे कि वो शमशान घाट में जाकर किसी मुर्दे की राख खा रहा है तो डर तो लगेगा ही। घर आकर नितिन अपने माँ और बाप को सब बताता है। तब फिर हमारे घर से चाची के हस्बैंड ही कुछ गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और सबको शमशान घाट लेकर जाते हैं। वहाँ ये लोग क्या देखते हैं कि अभी भी रोहित चिता के ऊपर लोट पोट कर रहा है। गांव वाले भी थोड़ा डरते डराते रोहित को पकड़ के वापस घर लाते हैं। अगले दिन अब उस अघोरी को पूरे गांव में ढूंढा जाए, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। भाई वो तो पैसे लेकर भाग गया ना, ढोंगी था वो।
2001 की बात है और उस टाइम उसने कितने ही हज़ार रुपये रोहित के घर वालों से अटे थे। खैर, रोहित को घर पे लाके घर के अंदर बंद किया जाता है और ऐसे ही वक्त भी बीतने लगता है। अब हद तो तब हो गई जब अपने कपड़े उतार कर पूरा नंगा होकर बाहर आंगन में आकर, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, मुझे नहीं पता ये बात यहाँ बतानी चाहिए कि नहीं, लेकिन जैसे मुझे अपनी चाची और गांव वाले से बात करके पता चला तो बताना पड़ रहा है। तो वो पूरा अपना एक एक कपड़ा उतार कर बाहर आंगन में आकर खाट पे लेट गया और लेट कर वो मास्टरबेट करने लगता है, वो भी अपने और चाची के घर वालों के सामने। और अपने सभी घर वालों को देखकर बाहर आंगन में लेटे हुए पूरा नंगा होकर वो मास्टरबेट करते ही जा रहा था। खैर, उसकी बहन फिर अपने छोटे भाई नितिन को बुलाती है, मेरे चाची के हस्बैंड को बुलाया जाता है। फिर वो लोग रोहित को डांटते हुए पकड़ कर रूम में लेके गए और उसे फिर रूम में वापस से बांध के रखा। तो चाची बताती हैं कि ये सब के बाद अब चाची लोगों को भी डर लगने लग गया था। मतलब आप ही सोचो यार, आपके घर के सामने वाले घर में ये सब हो रहा है, आपके घर के सामने कोई पोजेस्ड इंसान पूरा नूड होकर ऐसा हरकत करे तो आपको डर तो लगेगा ही लगेगा। और पहले के घर ऐसे पैक्ड नहीं होते थे, खुले खुले होते थे, तो डर तो लगेगा ही कि भाई उसमें भूत चढ़ा हुआ है, क्या पता आगे हमारे साथ भी क्या ही हो जाए। खैर, अब उसे रूम में बंद करके रखा जाता था और ऐसे ही होते होते 1 महीना बीत जाता है। डेली रोहित की तबीयत और ख़राब होती रहती है। घर वाले भी सोचते ही रहते हैं कि क्या करें, किसको दिखाएं। अब रोहित की हालत ऐसी हो गई थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था, बिस्तर पे ही अपना टॉयलेट वगैरह करता था, अपने ही वेस्ट में लेटा रहता था। घर वाले भी अब इसकी हरकतों से डरने लगे थे, तो कोई इसके पास भी नहीं जाया करता था, बस बाहर से ही खाना पानी जैसे तैसे दे दिया करते थे। तभी फॉर्चुनेटली गांव में एक मस्जिद थी, तो वहाँ जो इमाम नमाज पढ़ाते थे आखिर में उनको बुलाया जाता है। वो आते हैं, फिर वो रोहित को आंगन में खाट पे बिठाते हैं। मौलाना फिर उसके सिर पर हाथ रखकर थोड़ा ध्यान लगाते हैं और कुछ पानी देते हैं पीने के लिए। तो उतने में ही क्या होता है कि रोहित सामने से मौलाना को एक थप्पड़ जड़ देता है। अब ये देखकर मौलाना भी थोड़ा डर गए थे। खैर, उन्होंने जल्दी से किसी को भेजकर अपने और 2 बुजुर्ग लोगों को बुलवाया, जो थोड़े उनसे ज़्यादा पहुँचे हुए लोग थे। उसके बाद वो 2 लोग आते हैं, तब कहीं जाकर रोहित का हाथ पकड़कर उसके ऊपर वो लोग कुछ होली वाटर वगैरह डालते हैं। और ये सब कुछ चाची के आंगन में ही हो रहा था। चाची बताती हैं कि वो लोग अंदर रूम में से खिड़की से सब अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे थे। जैसे जैसे वो मौलाना लोग रोहित के शक्ल पे वो होली वाटर डाल रहे थे, वैसे वैसे जो रोहित अब तक हंस रहा था वो अब चीखने लगता है, बस कर दो इसको, पानी डालना बंद कर। फिर कहीं जाकर मौलाना पूछते हैं, बता छोड़कर यहाँ से जाएगा या नहीं। रोहित फिर भारी आवाज़ में कभी कहता है चला जाएगा तो कभी कहता है नहीं जाऊँगा। आखिर में बहुत झाड़ फूक के बाद मौलाना बताते हैं कि रोहित के अंदर एक नहीं बल्कि कई सारे जिन रोहित पे कब्जा किए हुए हैं। कम से कम 2-3 घंटे के बाद उसके अंदर जो भी होता है वो जाने के लिए मान जाता है। उसके कुछ दिन बाद जब रोहित थोड़ा ठीक होता है तब जाकर पता चलता है कि रोहित जब काम करके रात को घर वापस आया करता था तो उसको रात के 9-10 बज जाते थे। तो रास्ते में एक बसवाड़ी पड़ती थी। गांव में बसवाड़ी उसे कहते हैं जहाँ पर ना बांस वगैरह के ट्री होते हैं, जिसको इंग्लिश में बैम्बू ट्री भी कहते हैं। तो रोहित जब उस एरिया से गुजर के घर आता था तो उसको डेली बसवाड़ी के अंदर से आवाज़ आने लगती थी, यहाँ पे से मत जाया करो, यहाँ पर मेरी बेटी बहू नहाती है। कभी कभी उसको ये आवाज़ साफ साफ सुनाई देती थी और कभी कभी उसको अपने आप ही उसके दिमाग में ऐसा लगता था कि कोई उसके दिमाग में ये बातें डाल रहा है कि वो रात को यहाँ पे से ना गुजरे। लेकिन रोहित हमेशा इन सब बातों को इग्नोर करके रात को उधर ही से घर आता था। उसी बसवारी के खेत में कुछ गांव के लोग बोलते थे कि यहाँ पे जिन या पिशाच का बसेरा है, और लोगों ने भी वहाँ पे बहुत कुछ महसूस किया था। लेकिन चूंकि रोहित गांव से बाहर जाता था और उसको आने में लेट हो जाता था, तो रोहित के साथ ये एक्चुअल में हो जाता है। तो यही थी आज की कहानी। आज भी अगर मैं अपने गांव जाता हूँ तो मैं रोहित भाई से मिलता हूँ, लेकिन वो अभी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि उनके साथ ये चीज़ 3-4 महीने चली थी और 3-4 महीने उनको खुद होश नहीं था कि वो खुद हैं भी या नहीं है।
सो इस तरह का उनके साथ बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन अभी वो पोजेस्ट वगैरह नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दिमाग से थोड़ा कमज़ोर हो गए। जैसे किसी को भी गाली वगैरह दे देते बिना बात के, किसी को हंसते हुए देखते हैं, मतलब कुछ अजीब ही हरकत करते हैं। लेकिन पोजेस्ट वगैरह नहीं है अभी, वो सब ठीक है। और आप कभी उनके साथ बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो कभी पोजेस्ट था। मतलब एकदम नॉर्मल बात करेंगे, लेकिन बैठे बैठे बीच बीच में कुछ कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे पता चलता है कि उनका माइंड भी थोड़ा इफेक्ट पड़ गया है। सो यही थी आज की कहानी, और कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में।